गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए 105 टेस्ट अभी तक कंप्लीट हो गए थे अपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 106। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 106 तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। इस रिपोर्ट में शामिल देशों की रैंकिंग जो है 6 कारकों के आधार पर की जाती है और इस रिपोर्ट में जिम्बाब्वे को जो है सबसे नाखुश देश बताया गया है और यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की गई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, इससे पहले जो यूपीपीसीएस का टेस्ट अपलोड हुआ था, अगर आपने वो अच्छे से लगाया होगा तो इसको करेक्ट कर ले जाओगे। ठीक है, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021, उसमें था एक प्रश्न। टॉपिक सेम है, पूछने का तरीका थोड़ा अलग है, स्टेटमेंट के साथ है, इसलिए हल्का सा टफ है। पहला वाला करेक्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, इसमें जो भी देश शामिल होते हैं उनकी रैंकिंग 6 कारकों के आधार पर की जाती है। कौन कौन से वो कारक अभी एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। इस रिपोर्ट में जिम्बाब्वे नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान सबसे नाखुश देश है और वो 149वें स्थान पर है। ठीक है, जिम्बाब्वे भी है ख़राब पोजीशन पर, लेकिन ये 148 है। सबसे ख़राब अफ़गानिस्तान है और ये रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी नहीं की जाती। गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट भी, केवल पहला वाला करेक्ट है। फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, थर्ड इनकरेक्ट। सेकंड से कितने एलिमिनेट होते, एक होता। ठीक है, और थर्ड वाले से 2 होता, जो कि कोई नहीं वाला भी स्टेटमेंट है, इसलिए सी आंसर है इसका। तो देखिए, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2021 जो है 6 कारकों को शामिल करती है। ठीक है, 6 ही कारक होते हैं इसमें। और कारक कौन कौन से हैं? प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, सामाजिक सहयोग, जन्म के समय जो है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा और जीवन में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा। देखिए, रिपोर्ट के तहत जो है लगातार चौथे वर्ष फिनलैंड जो है टॉप पर है, सबसे खुशहाल देश है। और रिपोर्ट में अफ़गानिस्तान 149वें स्थान पर है रैंकिंग उसकी, और सबसे नाखुश देश है। बात जिम्बाब्वे करें, जिम्बाब्वे भी नाखुश है, लेकिन 148वां स्थान है, सबसे नाखुश है अफ़गानिस्तान। उसके बाद रवांडा 147 पर नाखुश है, बोत्सवाना 146 पर नाखुश है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब देखिए, जो रिपोर्ट है वो सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जो है प्रकाशित की जाती है। ठीक है, 2021 की प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति की बात करें तो 149 देशों में जो सबसे ख़राब पोजीशन पर है अफ़गानिस्तान। ठीक है, और भारत का स्थान है 139वां। प्रथम स्थान लगातार 4 वर्षों से फिनलैंड टॉप पर है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र समाधान नेटवर्क, ना कि विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क फॉर द यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर। कॉलेजियम प्रणाली, भारत के मूल संविधान में या संशोधनों में कॉलेजियम प्रणाली का कोई भी उल्लेख नहीं है। कॉलेजियम प्रणाली का उपयोग केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण के लिए किया जाता है। क्यों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए नहीं किया जाता क्या, या हाई कोर्ट के लिए नहीं किया जाता क्या? कॉलेजियम प्रणाली, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। भारत के संविधान में, मूल संविधान में या संशोधनों में कॉलेजियम प्रणाली का उल्लेख नहीं है। ठीक है, कॉलेजियम प्रणाली का उपयोग ऐसा नहीं है केवल सुप्रीम कोर्ट में होता है, हाई कोर्ट में भी होता है। ठीक है, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में, ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं स्थानांतरण के लिए किया जाता है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट हो जाता है इनकरेक्ट, फर्स्ट वाला हो जाता है करेक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली। तो कॉलेजियम प्रणाली के बारे में बात करें तो कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत हुई थी तृतीय न्यायाधीश मामले के माध्यम से। ठीक है, और यह जो है वर्ष 1998 में चलन में है। 1998 से चलन में है प्रणाली, यानी मूल संविधान में नहीं है, किसी संशोधन के बाद नहीं है। इसका उपयोग उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए किया जाता है, इसलिए गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। और भारत के मूल संविधान में या संशोधन में कॉलेजियम प्रणाली का कोई उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए संविधान में निर्धारित, मतलब कोई भी आयु सीमा जो है वो निर्धारित नहीं की गई है। और संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 2 से 5 वर्षों के बीच तय किया है। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि उसका कार्यकाल तय किया गया है, कोई नियत कार्यकाल नहीं है उसका, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। पहला वाला करेक्ट है केवल। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए जो है संविधान में न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। तो संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल तय नहीं किया है, ठीक है। हालांकि इस संबंध में निम्नलिखित 3 प्रावधान किए गए हैं। कौन कौन से हैं वो? वह 65 वर्ष की आयु तक पदासीन रह सकता है, उसके बाद नहीं। और उच्च न्यायालय में मतलब हाई कोर्ट में उसमें 62 वर्ष है। देखिए उसके मामले में किसी प्रश्न के उठने पर संसद द्वारा यानी पार्लियामेंट के द्वारा स्थापित संस्था इसका निर्धारण करेगी। वह राष्ट्रपति को लिखित, ठीक है, रिटर्न में एप्लीकेशन देकर जो है त्यागपत्र दे सकता है अपना, और संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा उसे पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत में निम्नलिखित में से किस झील को कछुआ झील के नाम से जाना जाता है? सुर सरोवर उत्तर प्रदेश, पेंगोंग झील लद्दाख, चिल्का झील उड़ीसा या हेजोंग झील असम। कछुआ झील के नाम से कौन सी झील जानी जाती है? असम की हेजोंग झील, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए हाल ही में 23 मई 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व कछुआ दिवस, वर्ल्ड टर्टल डे मनाया गया। और यह दिवस कछुओं की दुर्लभ प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। कछुए की प्रजाति विश्व की सबसे पुरानी जीवित प्रजातियों में से एक मानी जाती है, ठीक है। भारत के असम राज्य में दीमा हसाओ में स्थित, ठीक है, हेजोंग झील है एक, जिसे कछुआ झील के नाम से जाना जाता है, और इसमें लगभग 400 से 500 कछुए निवास करते हैं। हेजोंग झील असम की। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। अप्रैल 2021 में भारत में पेट्रोल के साथ एथेनॉल का मिश्रण 7.2% से अधिक हो गया है। भारत कब तक 10% के मिश्रण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है? बताइए। इस वर्ष तक कर लेगा, या अगला साल है, उससे अगला साल है, या 2030 की लंबी कहानी, या 2025? देखिए इस वर्ष तो नहीं, लेकिन 2022 तक जो है लक्ष्य रखा गया है कि भारत पेट्रोल के साथ एथेनॉल के मिश्रण को जो है 10% का जो मिश्रण है उसमें उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है। 2022 तक कर लेगा, मतलब अगले वर्ष तक, अगले से अगला। तो अप्रैल 2021 में भारत में पेट्रोल के साथ एथेनॉल का मिश्रण, एथेनॉल आपूर्ति, ठीक है, वर्ष 2020-21 यानी दिसंबर से नवंबर के पहले 4 महीनों में जो है 7.2% से अधिक हो गया है। और भारत पेट्रोल के साथ एथेनॉल के मिश्रण को वर्ष 2022 तक, ठीक है, 10% मिश्रण के लक्ष्य को जो है प्राप्त करने के लिए अग्रसर है 2022 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 2 स्टेटमेंट के साथ बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। केंद्र सरकार ने फ्लैगशिप कार्यक्रम, उसका नाम है जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर तक पानी की आपूर्ति करने वाला पुडुचेरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पहला है, ठीक है। पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। एक बार फिर से सुन लीजिएगा स्टेटमेंट। केंद्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर तक पानी की आपूर्ति करने वाला पुडुचेरी पहला केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा स्टेटमेंट है, जल जीवन मिशन का उद्देश्य वर्ष 2025 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल द्वारा जल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। बताइए कौन सा करेक्ट है। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए हाल ही में पुडुचेरी न्यूज़ में है, क्योंकि केंद्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर तक पानी की आपूर्ति करने वाला पुडुचेरी चौथा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ठीक है। चौथा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, क्योंकि इससे पहले 3 ऑलरेडी ऐसा कर चुके हैं 100% आपूर्ति, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है, चूँकि ये पहला नहीं है, पहला गोवा है, ये चौथा है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य वर्ष 2025 तक नहीं बल्कि वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल द्वारा जल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। तो दोनों के दोनों गलत हैं, डी है इसका आंसर। तो केंद्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम जल जीवन मिशन के तहत
हर ग्रामीण घर तक पानी की आपूर्ति करने वाला पुडुचेरी चौथा केंद्र शासित प्रदेश है। इससे पहले गोवा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, तो ये चौथा हुआ ना। देखिए, जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है वर्ष 2024 तक, न कि 25 तक, प्रत्येक ग्रामीण घर में नल द्वारा जल कनेक्शन उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 21 मई 2021 को वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ? 21 मई 2021 को वैश्विक स्वास्थ्य सम्मेलन संपन्न हुआ है इटली के रोम में। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो 21 मई 2021 को वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन यानी ग्लोबल हेल्थ समिट 2021, ठीक है, ये हुआ बिला पॉम्फ्लेज। कहाँ पर है ये? इटली के रोम में। इस सम्मेलन का विषय था यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 और यह शिखर सम्मेलन G20 प्रेसिडेंसी का एक विशेष आयोजन है जिसे इटली द्वारा यूरोपीय आयोग के सहयोग से किया गया। और इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन द्वारा की गई। इम्पोर्टेंट है इटली। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अविश्वास प्रस्ताव से रिलेटेड इनमें से कौन सा गलत है? लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कम से कम 50 सदस्यों के या सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। 50 होगा या 100 का? भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है। इसमें वोटिंग के लिए केवल लोकसभा के सांसद ही पात्र होते हैं। राज्यसभा के सांसद वोटिंग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते क्या? संसद में अविश्वास प्रस्ताव हमेशा सत्ताधारी दल द्वारा लाया जाता है। सत्ताधारी दल द्वारा लाया जाता है, विपक्षी दल द्वारा लाया जाता है? देखिए, विपक्षी दल द्वारा लाया जाता है, यही ब्लंडर मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक है, पहला वाला करेक्ट है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की मंजूरी के लिए कम से कम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। संविधान में उल्लेख नहीं है अविश्वास प्रस्ताव का। ठीक है, और इसमें वोटिंग के लिए केवल लोकसभा के सांसद ही पात्र होते हैं। राज्यसभा के सांसद वोटिंग के पात्र नहीं होते। फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड करेक्ट और फोर्थ है इनकरेक्ट। तो देखिए, सदन में अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है। ठीक है, विश्वास प्रस्ताव जो है ना, अपना बहुमत दिखाने के लिए हमेशा सत्ताधारी दल के द्वारा लाया जाता है। तो अलग अलग है दोनों, विश्वास अविश्वास दोनों। अविश्वास प्रस्ताव में सदन में मौजूद सदस्यों में आधे से एक ज़्यादा ने भी यदि सरकार के खिलाफ वोट दे दिया तो सरकार गिर जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। चर्चा में रहा शब्द इन्फोडेमिक क्या है? रहा है, रही नहीं है। ठीक है, चर्चा में रहा शब्द इन्फोडेमिक क्या है? कोरोना का बदलता हुआ स्ट्रेन जो स्वयं को छुपाता है, अपना विस्तार करता है, या फिर इन्फोडेमिक सूचनाओं की अधिकता है। इसमें लोगों के लिए झूठे या भ्रामक स्रोतों के बीच सच्चे और भरोसेमंद स्रोतों की पहचान करना मुश्किल होता है, या यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोविड-19 मरीज कोमा में चला जाता है, या हाल ही में खोजे गए मंगल ग्रह के गैसीय बादल जो मीथेन से प्रचुर मात्रा में भरे हैं, क्या है इन्फोडेमिक? देखिए, एक होता है पेंडेमिक, इसी तरह से है एपिडेमिक। ठीक है, विश्व स्तर पर पूरे। और एक है ये इन्फोडेमिक। क्या है ये? झूठी सूचनाओं को फैलाना, लोगों में डर फैलाना। ठीक है, आसान भाषा में समझे तो बी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, कोविड-19 इतिहास की पहली महामारी है जहां प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है और साथ ही इससे स्वास्थ्य संबंधी अफवाहों का व्यापक प्रसार हुआ है। ठीक है, जिससे विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी महामारी को जो है इन्फोडेमिक कहने के लिए जो है प्रेरित किया गया है। इसी ने दिया है WHO ने शब्द। देखिए, इन्फोडेमिक सूचनाओं की अधिकता है। इसमें लोगों के लिए झूठे या भ्रामक स्रोतों के बीच सच्चे और भरोसेमंद स्रोतों की पहचान करना मुश्किल होता है। ठीक है, अब देखिए, इन्फोडेमिक को निम्नलिखित के द्वारा जो है कम किया जा सकता है। आजकल खूब चला था ना ये, व्हाट्सएप पे चला, यूट्यूब पे चला, फेसबुक पे चला।
ठीक है, अलग अलग तरह की अफवाहें, ठीक है, यज्ञ हवन के द्वारा कोविड-19 को भगाना, ठीक है, उच्चारण मंत्र का उच्चारण करना, या फिर जो 5G चल रहा है कि जो कोरोना की तीसरी वाली स्ट्रेन आई है, थर्ड स्ट्रेन, ये 5G उसके वजह से आई है, ठीक है। ये सारी भ्रांतियाँ बहुत चली। देखिए क्या क्या कर सकते हैं, तथ्य के प्रामाणिक स्रोतों की पुष्टि कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई न्यूज़ आती है तो उसको देखिए कि सच्ची है या झूठी, उसको आगे भेजने से पहले कुछ फैक्ट चेकिंग वेबसाइट के साथ उसको डबल चेक करना, क्रॉस चेक करना। विशेष मुद्दों पर कुछ विशेषज्ञों की राय ले सकते हो। सोशल मीडिया पर फॉरवर्डेड न्यूज़ को देखते हुए तर्क संगत सोच को लागू करना, और सूचना साझा करने से पहले उपरोक्त विचारों को लागू करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। कृष्ण मृग यानी काला हिरण, ब्लैक बग से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए भारत और नेपाल में, यह भारत और नेपाल में मूल रूप से निवास करने वाली मृग की एक प्रजाति है। ये मृग ही होगा जब हिरण लिखा तो ऊपर, लेकिन क्या ये भारत और नेपाल में निवास करने वाली है? यह चीते के बाद दुनिया का दूसरा सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड रखा गया है या है। अधिकतर इस तरह के प्रश्न UPSC कहाँ फंसाती है? यहीं फंसाती है, ठीक है, या यहाँ फंसाती है। तेज़ दौड़ने वाला, ये अधिकतर स्टेटमेंट करेक्ट हो जाते हैं, ये भी करेक्ट ही है। बिल्कुल, भारत नेपाल में मूल रूप से निवास करने वाली मृग की प्रजाति है ब्लैक बक या काला हिरण। कहाँ पाया जाता है भारत में? ये आपको मिलेगा राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। मतलब एक तरह से प्रायद्वीप भारत में खूब है, और उड़ीसा में भी है। और हाल ही में उड़ीसा में जो है इस ब्लैक बग की जो प्रजाति है वो दोगुनी हो गई है, इसलिए न्यूज़ में इनकी संख्या दोगुनी हो गई है। इसलिए न्यूज़ में एक प्रश्न भी पूछा थंबनेल पर रिलेटेड, ठीक है, इससे रिलेटेड, उसका आंसर है उड़ीसा। क्रिटिकली, जब इतने सारे हैं तो कहाँ क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगा? ये लीस्ट कंसर्न है, कम चिंतनीय। थर्ड वाले को हटा दीजिए, एक गया, दो गया, केवल 20 का आंसर हो जाएगा। तो देखिए कृष्ण मृग यानी काले हिरण भारत और नेपाल में मूल रूप से निवास करने वाली मृग की प्रजाति है। ये घास के मैदानों में सर्वाधिक पाए जाते हैं, अर्थात इसे घास के मैदान का प्रतीक माना जाता है। चीते के बाद दूसरा सबसे तेज दौड़ने वाला दुनिया का जानवर है, और IUCN की रेड लिस्ट में कम चिंतनीय है, मतलब लीस्ट कंसर्न है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है। हरियाणा, आंध्र प्रदेश और पंजाब का राज्य पशु है ये ब्लैक पग, और ये आपको मिलेगा राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, और ठीक है अन्य संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत में व्यापक रूप से है ब्लैक बग। ये है ब्लैक बग, ठीक है। तो हाल ही में उड़ीसा राज्य के वन विभाग द्वारा जारी नवीनतम पशु गणना के आंकड़ों के अनुसार पिछले 6 वर्षों में उड़ीसा में कृष्ण मृग यानी काले हिरण की आबादी दोगुनी हो गई है पिछले 6 वर्षों में, इसलिए न्यूज़ में है ब्लैक बक। चलिए, तो 10 प्रश्न थे, कुछ करंट से रिलेटेड थे, कुछ इसमें स्टैटिक था, पॉलिटिका हो गया, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लेना। प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और इस टेस्ट का PDF रात में या फिर कल तक टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, उनको कलेक्ट करते रहिए, ठीक है। सबकी रीडिंग मार लेना एग्ज़ाम से पहले। धन्यवाद।